गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट डेट बाई रिसर्च क्लास में। आज हम आप लोगों को अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। आइए तो आज की क्लास में अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांत को दो विचारधाराओं के आधार पर बांटा गया है। पहला व्यवहारवादी विचारधारा के आधार पर व्यवहारवादी सिद्धांत बोला गया और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्टवाद संप्रदाय भी बोलते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे ईपी पावलव थे, दूसरे थे बीएफ स्किनर, तीसरे थे ईएल थॉर्नडाइक और चौथा थे सीएल हॉल। ये चार जो है व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के समर्थक मैक्स वदीमर, कोहलर, कर्ट लेविन और कोपका को माना जाता है। ये सभी गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के हैं या संज्ञानवादी सिद्धांत के भी कहे जाते हैं, यानी इंग्लिश में कॉग्निटिव प्रिंसिपल आइए बिहेवियरिज्म सिद्धांत के संप्रदायक हैं यानी समर्थक हैं। आगे आते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया गया, अनुक्रिया पर, उद्दीपक पर और अभिप्रेरणा पर बल दिया गया है। यानी जब कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको पुनर्बलन देना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम लोग ज़्यादातर पॉजिटिव पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, जिससे उसको मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलता है और वो अच्छे से सीख पाता है। उसी तरह से अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, उद्दीपक ना, ये अधिगम में व्यवहारवादी सिद्धांत के लोग इसको दिए। पुनर्बलन होना चाहिए, अनुक्रिया होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए और अभिप्रेरणा पर ज़्यादा इन लोगों ने बल दिया। लेकिन आते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत में। संज्ञानवादी सिद्धांत नाम से पता चलता है कि इसको कॉग्निटिव यानी कि बुद्धि से जोड़ के देखा जाता है। तो बुद्धि यहाँ पे क्या आएगा, इमोशन यानी संवेदना, बुद्धि, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण और समस्या पर बल दिया गया है। यानी कि ये सभी जो है बुद्धि के आधार पे इनको बल दिया गया है। व्यवहार आदि में और यहाँ पे ये सभी जो है व्यवहार के अनुसार है। व्यवहार का पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक और अभिप्रेरणा ये सभी जो है व्यवहार है, बिहेवियर होता है सभी का। यहाँ पे ज्यादा बल दिया गया है। यंत्रवत, ये जो है यंत्रवत अधिगम है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता है। और यह यंत्रवत अधिगम नहीं है, यहाँ पर फिजिकल नहीं, यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी होता है, मेंटल एक्टिव होना पड़ता है। अब आते हैं, ये व्यवहारवादी सिद्धांत पशु और मानव दोनों पर लागू होता है, जबकि संज्ञानवादी सिद्धांत केवल मानव पर लागू होता है। अधिगम धीरे धीरे होता है। यहाँ पे अधिगम व्यवहारवादी में अधिगम जो है धीरे धीरे होता है, कोई किसी चीज को सीखने में समय लगता है। लेकिन यहाँ जो है अधिगम अचानक होता है, जैसे इमोशंस, गुस्सा आना, एकदम से शांत हो जाना या किसी चीज को सूझबूझ करके करना, ये अचानक होता है अधिगम, और ये जो है धीरे धीरे होता है। फिर आते हैं, इसमें अनुबंध का परिणाम अधिगम है। यहाँ पर अनुबंध होगा इस चीज से, तो उसके द्वारा जो परिणाम निकलेगा उसको हम कहेंगे कि अधिगम है। यह समस्या समाधान की योग्यता अधिगम है। अगर हमारे पास कोई समस्या दिया गया है और उसको हम उस समस्या को हल कर लेते हैं, तो उससे जो हम सीखेंगे उसे हम अधिगम कहेंगे, यानी कि समस्या समाधान की योग्यता को अधिगम कहते हैं। अब आते हैं अनुक्रिया शब्द। तो अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स अंग्रेजी में बोलते हैं, रिस्पॉन्स शॉर्ट में इसको आर से बोलेंगे।
रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया किया जाता है ना, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसे अनुक्रिया कहलाती है। इसी तरह से स्टिमुलस यानी उद्दीपक, जैसे वातावरण या घटक जिसे प्राणी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उद्दीपक कहलाता है। जैसे किसी चीज को करने के लिए वातावरण में हमें कुछ दिया जाता है, घटक दिया जाता है ना, तो उसको हम प्राप्त करने के लिए हम जो अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपक कहलाता है। अनुबंध यानी कंडीशनिंग, अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनाने वाले संबंध को अनुबंध कहते हैं। जैसे घंटी को बजाने के से, घंटी हमारा ये जो है उद्दीपक हो गया, और घंटी के बजाने पर जब हम रोटी देते हैं या बिल्ली को जब हम मांस का टुकड़ा देते हैं या मछली देते हैं, जो भी ये जो है हमारा उद्दीपक हो गया, उद्दीपक। और बिल्ली और उद्दीपक यानी कि बिल्ली जो है अनुक्रिया कर रही है और उद्दीपक जो है रोटी है, तो रोटी को पाने के लिए जो क्रिया कर रही है और उनके बीच जो घंटी जो है ना, घंटी जो है अनुबंध का काम कर रहा है, यानी कि घंटी को बजने पर उसको पता चलता है कि हमें रोटी मिलेगा तो या मांस का टुकड़ा मिलेगा, तो ये जो है घंटी जो है अनुबंध का काम किया यहाँ पे। अब आते हैं संवेदना। संवेदना प्रथम ज्ञान है। पहले संवेदना प्रथम ज्ञान इसलिए कि किसी भी चीज को हम छू करके अपने सेंस के द्वारा जानते हैं। जो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा हम जानते हैं, छू करके, देख करके ना, या चख करके, जो भी हम अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम पता लगाते हैं तो उसे हम संवेदना यानी ये प्रथम ज्ञान है। प्रत्यक्षीकरण पहचान करके किसी चीज को देखते हैं और पहचानते हैं। संज्ञान अपने मस्तिष्क के द्वारा यानी सूझबूझ के द्वारा जो है जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, अधिगम करते हैं, वो है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है समस्या समाधान, यानी कि पहले हम संवेदना के द्वारा उसकी प्रथम ज्ञान लगा के अनुभव से जानते हैं, फिर उस समस्या का पहचान करते हैं, फिर अपने मस्तिष्क के द्वारा और सूझबूझ के द्वारा हम उस समस्या का समाधान करते हैं। तब समस्या का समाधान करने के बाद जो हमें अधिगम प्राप्त होता है, जो चीजें हम सीखते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं यहाँ पे। तो आगे आते हैं अधिगम के नियम में। तो अधिगम के नियम में पहला वैज्ञानिक आते हैं थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। थॉर्नडाइक सीखने के 3 मुख्य नियम पहले ही बताए हैं। ये 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 जो है मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो यहाँ पे 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी हम किसी भी चीज को करने के लिए सदैव अगर तत्पर रहते हैं ना तो हम सीख पाते हैं, यानी कि इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। अब किसी चीज को, किसी समस्या को हल करने के लिए हम अगर सदैव तैयार होते हैं, मस्तिष्क से हम तैयार रहते हैं, तो उसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, यानी कि मानसिक तैयारी का नियम भी इसे कहते हैं। इसे प्रेरणा का भी नियम कहते हैं। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए सदैव तत्पर होते हैं और हम उसे सीख लेते हैं, अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे तो उस कार्य को जल्दी सीख लेंगे, तो उसे तत्परता का नियम कहेंगे। इसके अलग अलग नाम क्या है? मानसिक तैयारी का नियम और दूसरा है प्रेरणा का नियम, इसको दूसरे नामों से जाना जाता है। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ना। इसके 2 उप नियम है। पहला है अभ्यास की पुनरावृत्ति, जिसको अनुबंध मजबूत होता है। ठीक, उपयोग का नियम इसको बोलते हैं। पहला उपयोग का नियम और दूसरा है प्रयोग का नियम। तो उपयोग के नियम में अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं
बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति करते हैं, तब जाकर के हम उससे जो सीखते हैं, यानी उससे हमारा क्या है, अनुबंध जो है मजबूत होता है। और फिर हम उस सीखे हुए ज्ञान को जब हम प्रयोग करते हैं, यानी कि अब प्रयोग करते हैं, यानी अभ्यास की कमी और अनुबंध कमजोर हो जाता है। अगर हम प्रयास कम करेंगे तो हमारा जो अनुबंध होगा वो कमजोर होगा, और हम बार बार उस प्रयास को करेंगे, समस्या को हल करने के लिए या सीखने के लिए बार बार हम तत्पर रहेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम उस अनुबंध को मजबूत कर लेंगे। तो इस नियम को लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, यानी अभ्यास का नियम। फिर ये 1930 ईस्वी में इसको पुनः संशोधन किया गया था, तो ये इतना आवश्यकता नहीं है, इसको याद रखना है। आगे आते हैं, तीसरा नियम था परिणाम का नियम, या परिणाम का नियम, या इसको प्रभाव का नियम या संतोष का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट या सेटिस्फैक्शन। यानी कि इसमें एक जो है अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपक उद्दीपक वह घटक है जिसे जिसे पाने के लिए हम अनुक्रिया करते हैं ना, तो जो है उद्दीपक कहलाता है। यानी कि लक्ष्य, हमारा जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हम काम करते हैं ना, जो हमारा गोल है, गोल को प्राप्त करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, वो हमारा उद्दीपक है, यानी लक्ष्य जो है हमारा उद्दीपक है। जैसे टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए हमने पहले क्या किया, बीएड किया, फिर टीईटी क्वालिफाई करेंगे, फिर एग्जाम देंगे। तो इन सभी के लिए जो हम मेहनत किए, पढ़ाई किए, वो सभी हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है, और ये हमारा क्या है, उद्दीपक है। यानी कि टीचर बनना हमारा उद्दीपक है, यानी लक्ष्य है। इसमें आता है, पहला है संतोष या पुरस्कार। संतोष का नियम, सेटिस्फैक्शन। जब हमें किसी चीज से सेटिस्फैक्शन होता है, संतोष होता है, तो हमें पुरस्कार या प्रशंसा मिलता है, तो इससे हमारा क्या होता है, अनुबंध मजबूत होता है। असंतोष का नियम, असंतोष जब हो जाएगा ना, तो हमें क्या मिलेगा, दंड या श्रम होता है। इससे हमारा क्या है, अनुबंध कमजोर हो जाता है, यानी हमारे जो सीखने की क्षमता जो है वो कम पड़ जाती है। अगर यहाँ पे पुरस्कार या प्रशंसा, यानी कि यहाँ पे मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन के कारण जो है सीखने का परिणाम बदल जाता है। इसलिए इसको परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम या संतोष का नियम कहते हैं। वाकई आते हैं, ये तीन हमारे जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम, ये हमारा तीन जो है मुख्य नियम है। और अब आते हैं गौड़ नियम। 5 हमारे गौड़ नियम है, जिसको सहायक नियम भी कहते हैं, सेकेंडरी लॉ कहते हैं। इसका महत्व जो है, इनका जो है प्राथमिक नियम से कम है महत्व। जैसे इसमें पहला आएगा मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है ना, जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है, उसे अनुपात में हम सीख पाते हैं। यानी कि अगर हमारी अभिवृत्ति जो है ना, अगर हमारे सीखने की जो क्षमता, सीखने का अगर इच्छा है ना, तो हम जितना तेजी से इच्छा है रहेगी, उतना तेजी से हम उस चीज को सीख पाएंगे। अगर हमारे सीखने की इच्छा कम है, हम अगर किसी चीज को सीखने के लिए कम महत्व देते हैं, तो उसे हम देर से सीखेंगे। अगर हम उसे पहला प्रायोरिटी देते हैं, उसे हम जल्दी सीखेंगे। तो जिस जिस चीज में जितनी अभिवृत्ति होगी या मनोवृत्ति होगी, उसे हम उतना ही जल्दी सीखेंगे। जैसे अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीख लेता है। अगर किसी चीज को सीखने के प्रति उसकी अगर अधिक रुचि है, तो बालक जो है अच्छा से सीख लेगा, यानी कि उसकी मनोवृत्ति है उसको सीखने के लिए। अगर प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। अगर उसके मन के लायक जो है, उसके मन के विपरीत है सीखना, तो जो है बालक जो है जल्दी नहीं सीखता है, उसमें बाधाएं आती रहती हैं। अब आते हैं दूसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। एक साथ जो है कई तरह के अनुक्रियाएं करना। यानी कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं।
और उस लक्ष्य को प्राप्ति में सहायक होती है। अनुक्रिया क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती और हम उन्हें छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। इसे ही सीखना कहते हैं। जैसे कोई लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, बहुत सारे टेक्निक लगाते हैं सीखने के लिए। तो जो जो उस कार्य को सीखने में सही अनुक्रिया है ना, तो सही अनुक्रिया है तो वो हमें सीखने में सहायक होगा। और जो अनुक्रियाएं जो है हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंचाता है और हम बहुत सारे अनुक्रियाओं को छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो इसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहेंगे। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जब किसी जब किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए। जैसे हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो एक बार में हमें याद नहीं हो पाता है, तो हम उस चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। जैसे कोई चैप्टर है, हमको याद करना है, तो इसको हम अगर एक बार में याद नहीं कर पाते हैं तो उसके हम कई पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट करके जो हम याद करते हैं, तो उसे आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहेंगे। यानी कि छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य पूरा कर सकते हैं। इसे आंशिक नियम कहेंगे। यानी किसी भी कार्य को सीखने के लिए या किसी भी लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए जो अनुक्रिया हमें करना है वो हम छोटे छोटे रूप में करें या तोड़ तोड़ के करें, तो उसे हम आंशिक क्रिया का नियम कहेंगे। अनुरूपता का नियम या सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। जब कोई व्यक्ति सामने जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नया समस्या आता है तो वह अपने पूर्व अनुभवों और उनसे तुलना व प्रयत्नों का स्मरण करता है, तो उसके अनुसार जो क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने में प्रयास करता है ना, प्रयत्न करता है, उसे अनुरूपता या सादृश्यता का नियम कहते हैं। जैसे कोई हमारे सामने कोई नया समस्या आता है तो उस समस्या को के समाधान के लिए मान लीजिए उस तरह का हम कोई एक्सपीरियंस है, हमें अनुभव है, तो उस अनुभव के अनुसार जो है उस समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे हम अनुरूपता का नियम या सादृश्यता का नियम कहेंगे। पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम या साहचर्य नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? साहचर्य का मतलब है ना चेंज करना, यानी कि इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिस कार्य की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह का जो यह लक्ष्य है प्राप्ति है, उसे जो है हम संबंधित परिवर्तन का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम कहेंगे। अब आगे आते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। ये व्यवहारवादियों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके जनक कौन कौन है, प्रवर्तक कौन कौन है। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसे ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड या प्रिंसिपल जो भी है बोलते हैं। तो इसके जनक जो है थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। दूसरा है शास्त्रीय परंपरागत सिद्धांत, इसके जनक जो है पावलोव है। शास्त्रीय यानी क्लासिकल, अंग्रेजी में क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल है। इसके जो जनक है प्रवर्तक है वो पावलोव है। क्रिया प्रसूत का नियम CR थ्योरी जिसको कहेंगे क्रिया प्रसूत का नियम, यानी कंडीशनिंग
रिस्पॉन्स थ्योरी, इसके जनक जो है BF स्किनर है, प्रवर्तक। उसी तरह से पुनर्बलन का नियम, तो पुनर्बलन का नियम यानी इसके जनक जो है CL हल हैं। इनको आगे फिर अगले क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। अब आते हैं थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक के जो सीखने का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर मेथड, उसके बारे में जानते हैं। सन 1913 ईस्वी में USA में हुआ इसका ये, और पुस्तक का इनका था शिक्षा मनोविज्ञान में। इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया और उद्दीपक रखे बिल्ली के सामने, मांस का टुकड़ा रख दिया या मछली का टुकड़ा जो है उद्दीपक के रूप में रखे। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिए और बाहर जो है मांस का टुकड़ा लटका दिए, और बिल्ली जो है उस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए ना बार बार प्रयास कर रही थी। एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली जो है उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है, यानी ये मांस का टुकड़ा या मछली जो भी है, मछली को प्राप्त करने के लिए बिल्ली जो है जो अनुक्रिया की ना, इनके बीच जो अनुक्रिया की, तो ये मछली जो है उद्दीपक का काम करेगा, स्टिमुलेशन मिला, और ये जो है इसके द्वारा जो अनुक्रिया किया गया, तो बार बार अनुक्रिया किया गया, यानी कि ट्रायल हुआ, बार बार प्रयत्न किया, और पहले प्रयत्न से नहीं मिला तो वो उस प्रयत्न को भूल गया, फिर दूसरा प्रयत्न किया, यानी कि ट्रायल एंड अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलती से सीखना और सीख करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, जो है ट्रायल एंड एरर मेथड है। यह प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके उपनाम है। क्वेश्चन आता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड का दूसरा उपनाम क्या है, नाम ये सब याद रखेंगे। पहला प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इस बार बार अनुक्रिया कर रहा है, इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक के लिए अनुक्रिया कर रहा है, तो इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहेंगे, यानी कि SR थ्योरी कहते हैं। SR थ्योरी के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक। ASR बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। इसको संबंधवाद का भी सिद्धांत बोला जाता है, संयोजनवाद का भी सिद्धांत बोला जाता है, अधिगम बंध का सिद्धांत, लर्निंग कंडीशनिंग मेथड बोलेंगे इसको। तो ये जो है इनके उपनाम है, ट्रायल एंड एरर मेथड का ये उपनाम है, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का सब उपनाम है। थैंक यू। आगे का इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आप मिलते हैं अगले क्लास में।